हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आज आपका स्वागत है आज के नए सेशन में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसडीएलसी के बारे में। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में आप हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं टेस्टिंग के लिए, और बहुत बेसिक चीज़ें हमने देखी थी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। इस ये अलग-अलग तरीके से इसमें अलग-अलग तरीके के कुछ फेज़ होते हैं, जिससे हम एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से डेवलप करते हैं एक सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डेवलपर मेनली काम करते हैं। और इसके जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज़ एसडीएलसी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जिसमें हम डेवलप करते हैं न्यू सॉफ्टवेयर को। और इसके इसका कुछ स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होते हैं, जैसे सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं और हमको पता चलता है कि हमको क्या बनाना है, मतलब किस बारे में बनाना है। और एसडीएलसी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और ये मतलब हम एसडीएलसी प्रोसेस इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमको क्लाइंट को हाई क्वालिटी हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो कि हम दे पाएँ। और ये एक स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर एक स्ट्रक्चर अप्रोच होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। उसके बाद देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हमको क्यों ज़रूरत है एसडीएलसी की हमारे टेस्टिंग लाइफ साइकिल में। तो जैसे इसमें हम जैसे प्लानिंग करते हैं और मैनेज करते हैं कि हम कोई भी प्रोजेक्ट जब बना रहे हैं तो हम उसको कैसे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हैं कि हम उसे कैसे बनाएंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमको क्लियर पता होनी चाहिए। जो हमारे क्लाइंट ने हमारी रिक्वायरमेंट दी उसको हमको उसको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद जब हमारा प्रोसेस प्लानिंग के साथ चल रहा है और हमारा पूरा प्रोसेस मैनेज मैनेज हो रहा है, हम पूरा अपना प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो इससे क्या रहता है कि हमारा जो कॉस्ट है वो हमको स्टार्टिंग में ही पता होती है कि हमारा क्या कॉस्ट आएगा। और हमको अपना मतलब प्रोजेक्ट रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि कुछ भी हम रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट नहीं करेंगे, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसके उसके साथ ही हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद एक है कि हमको सिस्टमैटिक अप्रोच मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो फेजेस हैं उसके थ्रू ही हम अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेज है उसके थ्रू ही हम अ, अपना प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते कि हमने पहले कोडिंग कर दिया फिर हम जाके हम रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं। पहले हम रिक्वायरमेंट कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे के स्टेप्स करेंगे। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। तो ये सबके लिए आसान होता है काम करना इसमें, कि क्योंकि सिस्टमैटिक अप्रोच है, हमको हर एक स्टेप का पता है कि हाँ, इसके बाद हमको ये करना है, इसके बाद हमको ये करना है। तो हम दिमागी तौर पे तैयार रहते हैं कि हम किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट को मेंटेन करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्या क्या होते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे हम गैदर करते हैं रिक्वायरमेंट, मतलब क्लाइंट, हम लोग जो भी हमारा क्लाइंट है हम उससे हम सारी चीज़ें अच्छे से समझते हैं कि अ, ये क्या चाह रहा है अपने प्रोजेक्ट में और इसको क्या चाहिए। उसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसे एसआरएस डॉक्यूमेंट कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं जिसको। उसके बाद जब जब वो हमको अच्छे से समझ आ जाए, जब वो हमको अच्छे से समझ आती है कस्टमर की पूरी रिक्वायरमेंट, तो उसके बाद हम जो हमारी डेवलपमेंट टीम होती है और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, हम उन दोनों को भी देते हैं कि आप इसको रिव्यू करो। क्योंकि अगर कुछ भी हमसे समझने में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी रिक्वायरमेंट में, तो आगे जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है
उसमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर हम कुछ भी चीज़ अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, तो उसके बाद हमारा जो भी आगे का सॉफ्टवेयर हम बनाएँगे, वहाँ यहीं से प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर आगे भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम हमारा जो एक एसआरएस डॉक्यूमेंट जो हम क्रिएट करते हैं, वो हम डेवलपमेंट टीम और जो भी हमारे कस्टमर होते हैं उनको देते हैं कि आप रिव्यू करो। उसके बाद क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी हो, मतलब हम चाहते हैं कि ये जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर होनी चाहिए, मतलब क्योंकि हर किसी को अच्छे से समझ आना चाहिए कि मतलब आगे हमको क्या करना है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि रिक्वायरमेंट फेज कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब इसके बेसिस पे ही हम पूरा सब कुछ आगे आगे के फेज सारे इस पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हैं, हमारी जो पूरी टीम है, जो हमारा जो भी हम रिक्वायरमेंट गैदर की है हमने साथ में, जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, तो जो हमारा एसआरएस है तो वो इनपुट हो जाता है इस डिज़ाइन फेज के लिए। जो भी हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जो भी हमने एसआरएस अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, वो एक इनपुट हो जाता है हमारी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, कि फिजिबिलिटी स्टडी में ऐसा होता है कि जो भी हमारा टीम होती है, मतलब जब हम रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब हम रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमको हमारी जो पूरी टीम होती है, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो हमारा आर्किटेक्ट होता है, और जो फाइनेंस टीम होती है, और जो एचआर टीम होती है, वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि मतलब ये प्रोजेक्ट हमको करना है कि नहीं करना है। क्योंकि जो आर्किटेक्ट है वो अपनी तरीके से डिसाइड करेगा, और जो बिजनेस एनालिस्ट है या जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो लोग सब डिसाइड करेंगे कि हमारे पास ये रिसोर्सेज है या नहीं है। मतलब हम कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं ले सकते ना, हमको पहले देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई सपोज कीजिए कि जावा का प्रोजेक्ट आ रहा है, और हमको पहले अपने अपने पास देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये रिसोर्स है कि नहीं है। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजीज हैं, सफिशिएंट लैब सेटअप है, या सफिशिएंट रिसोर्सेज और सफिशिएंट, मतलब हमारा कितना इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, उतना इन्वेस्ट हमारे, मतलब जो भी क्लाइंट हम पे इन्वेस्ट इतना कर रही है, हम आगे जाके इतना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन पे भी नहीं। तो यहाँ पे मतलब हमारी कंपनी को पता चलता है कि उनको ये प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना है। तो यही मतलब उसके बाद अगर उन लोगों को लगता है कि हाँ, मतलब हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एक सफिशिएंट टेक्नोलॉजीज है, मतलब ये प्रोजेक्ट करने के लिए, तो आगे जाके वो ये प्रोजेक्ट लेते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो आता है वो हमारा है डिज़ाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी एसआरएस है वो हमारा इनपुट होता है फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। उसके बाद जो भी हमारे फिजिबिलिटी स्टडी होता है, जो भी हमारे इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी चीज़ें होती है, वो हमारा इनपुट हो जाता है डिज़ाइन फेज के लिए। डिज़ाइनिंग फेज मतलब डिज़ाइनिंग फेज दो टाइप की होती है, हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन। जैसे लो लेवल डिज़ाइन क्या होती है कि यहाँ पे डिटेल डिज़ाइनिंग होती है, मतलब हमको एक छोटा सा छोटा फीचर भी, मतलब वो हम डिज़ाइन करते हैं, और ये सीनियर डेवलपर के द्वारा करी जाती है। जो लो लेवल डिज़ाइन होती है ना, ये सीनियर डेवलपर करते हैं। तो और यहाँ पे मतलब जो भी आर्किटेक्ट होता है वो सब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, सब कुछ प्रिपेयर करता है, मतलब कि उसका डिज़ाइनिंग कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सब कुछ यहाँ पे जो आर्किटेक्ट है हमारी टीम में, तो वो उसको डिसाइड करेगा कि हमको कैसा करना है, क्या करना है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे। उसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारे जो डेवलपर्स होते हैं, जो हमारी डेवलपमेंट टीम होती है, वो कोडिंग करते हैं। मतलब जो भी हमारा कोड होता है, मतलब जो हमारी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो भी होता है वहाँ पे कोड लिखते हैं। और ज़्यादातर ये सब उनके थ्रू ही करा जाता है, मतलब जो इंजी डेवलपर्स होते हैं वो ही करते हैं। यहाँ पे जो कोडिंग वाला फेज होता है वो सारा वो लोग करते हैं। उसके बाद आ जाता है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है कि ये
टेस्टिंग करी जाती है टेस्ट इंजीनियर्स द्वारा। यहाँ पे टेस्टर जो होता है वो जो भी एप्लीकेशन है और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करता है। जो स्पेसिफिक जो भी होता है, जो स्पेसिफिक ऑर्डर होता है उसके उसमें उसको टेस्ट करता है, और जो भी रिक्वायरमेंट देखता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे डिफेक्ट फाइंड करता है। इसको टेस्टिंग बोलते हैं। और मतलब इस फेज में बहुत सारे इस फेज एक जो ये टेस्टिंग फेज है, यहाँ पे जो टेस्टर है वो जो टेस्टिंग टीम है वो डेवलपमेंट टीम से कम्युनिकेट करती है कि मतलब जो भी बग है पहले वो डेवलपर को बताएंगे कि हमारे पास ये बग है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो बग आया है। उसके बाद डेवलपर अगर उसको फिक्स करेगा तो वो क्लोज हो जाएगा। अगर दोबारा से टेस्ट करेगा टेस्टर और वो दोबारा बग आ रहा है, तो फिर वो दोबारा डेवलपर को बताएगा कि आपने जो भी ये बग फिक्स किया है ये अभी फिक्स नहीं हुआ है, आपको इसको दोबारा देखना पड़ेगा। तो ये सब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जो हमारा जो पहला स्टेज है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये सारा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा होता है पूरा। जो भी एक एक चीज हमारे चीज मतलब हमारे जो ये फेजेस में आएगा, जो भी स्टेजेस है, ये सब डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे कि हमने कितने अच्छे से हमारी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किए हैं, हम कितने अच्छे से उसको समझ पाए हैं। तो ये सारा चीजें हमारे रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब इंस्टॉलेशन। जैसे जो भी हमारा कस्टमर है, मतलब जब हमारा पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, जैसे हमारा हमारा जो भी प्रोजेक्ट था, हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारा कस्टमर है उसके प्लेस में जाके हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब डिप्लॉयमेंट होता है। उसके बाद वो अपना बिजनेस, मतलब वो आराम से अपना बिजनेस चला सकता है उसके बाद। जैसे कि इसमें भी दो टाइप के जैसे मैं बोलूँ कि इंस्टॉलेशन दो टाइप का होता है। एक तो होता है सिंगल टाइम इंस्टॉलेशन, मतलब उसमें जो सिंगल टाइम होता है उसमें कोई सीनियर डेवलपर या कोई सीनियर, ज़्यादातर सीनियर डेवलपर ही जाते हैं कि वहाँ पे वो सेटअप करना, ये ये सब चीज़ें देखने के लिए जो सीनियर डेवलपर होता है वो होता है। और जो मल्टीपल मल्टीपल टाइम इंस्टॉलेशन होता है, यहाँ पे जो भी हमारा फील्ड इंजीनियर होगा, या तो इंस्टॉलेशन इंजीनियर होगा, या तो सपोर्ट इंजीनियर जो होते हैं, वो लोग इसको जाते हैं। मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो लोग जाएंगे वहां पे डिप्लॉय करने, या वो लोग चेक करेंगे, वो लोग इंस्टॉल करेंगे इसको। उसके बाद हमारा इसमें लास्ट फेज जो आता है वो होता है मेंटेनेंस। जैसे भी हमने कुछ प्रोजेक्ट बनाया तो उसका कुछ अ, जब भी हमारा हमने जो प्रोजेक्ट है हमने वो डिप्लॉय कर दिया अपने कस्टमर के सिस्टम पे या कस्टमर के प्लेस पे, उसके बाद क्या होता है कि उसको कुछ इशू आने लग गया अपने बिजनेस को रन करने में, या अपने अपने किसी भी चीज में उसको इशू आने लग गया, तो उसके बाद हमारी जो टीम होती है वो वहां पे जा, मतलब वो चेक करती है कि इनको क्या इशू आ रहा है, मतलब वो उनसे कनेक्ट करती है, और वो लोग कनेक्ट करते हैं कि अच्छा ये इशू है, ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो इशू थोड़ा बड़ा होता है, मतलब जैसे वो उनके बिजनेस को अफेक्ट करता है ज्यादा, तो वो तो हमको मतलब मीटिंग वगैरह करते हैं, या वहां पे उनके प्लेस पे ही जाना पड़ेगा। मतलब अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं हर चीज के। उसके बाद तो जो भी होता है मतलब वो कंपनी फिक्स करती है, वो सब कंपनी की तरफ से होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार सालों साल अगर उनके इशू आएगा तो कंपनी उनको वो करेगी। मतलब कुछ होता है ना, जैसे हमको भी कुछ चीज़ हम खरीदते हैं, जैसे हम हेडफोन खरीदते हैं, तो हेडफोन में भी हमको होता है कि 6 मंथ की वारंटी है या 6 मंथ की गारंटी है, कुछ ऐसा होता है। तो हम हर बार कंपनी के पास जाके नहीं बोल सकते कि हम अभी अभी 2-3 साल से हम यूज कर रहे हैं तो फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। हम हर बार जाके नहीं बोल सकते ना, फिर हमको उनको पे करना पड़ेगा उसके बाद। तो यही चीज होता है कि जैसे कुछ उनके जो भी हमारा जो स्टार्टिंग में जहाँ पे हम बात करते हैं, जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, वहां पे सब कुछ डिसाइडेड होता है कि कंपनी कब तक आपको मेंटेनेंस फ्री में देगी। तो मतलब मानते हैं कि जैसे 6 मंथ के लिए मेंटेनेंस फ्री में है, तो 6 मंथ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कंपनी वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको सही करने की। तो
ये फेज़ को हम बोलते हैं मेंटेनेंस। तो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी छोटी-छोटी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है, कोई भी टॉपिक में आपको समझने में कोई दिक्कत है, तो आप उसको बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।